हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए एक सीडीपी पेडागोजी सीरीज चला रखी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए हमने ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज चला रखी है दोस्तों, जिसमें आपके सीडीपी से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर वो टॉपिक जहाँ से हर पेपर में 2-3 नंबर या फिर 4-5 नंबर के हर टॉपिक में से वे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उन सभी प्रश्नों या फिर उन सभी टॉपिकों को कवर करने का एक उचित प्रयास किया दोस्तों। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप अपनी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सारे एग्जाम्स आपके सिर पर हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, फिर हमने पढ़ा दोस्तों स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, कि जो हम क्लास में या फिर स्कूल में या फिर हमारे पढ़ते समय जो साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उनमें हमारे सर जो होते हैं, टीचर्स, वो क्या मेथड प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हिंदी में अंतर्निरीक्षण विधि बोलते हैं दोस्तों अंतर्निरीक्षण मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है अंदर का निरीक्षण, जो स्वयं मतलब अपने अंदर का निरीक्षण स्वयं करना। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूति का स्वयं निरीक्षण करता है तो इसे इंट्रोस्पेक्शन विधि कहते हैं। दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अपने आप को स्वयं निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया था तथा उनके शिष्य टिचनर ने, जिन्होंने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना भी की थी। दोस्तों, ये तो हमने कल पढ़ा था कि फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जो है अपने विलियम वुंट जी हैं, और इन्होंने क्या किया था, कल आपने पढ़ा भी होगा, इन्होंने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना की थी दोस्तों। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अंतर्निरीक्षण विधि अपने अंतर आत्मा का स्वयं निरीक्षण करना और अपनी कमियों का पता लगाना, जिसके प्रतिपादक कौन थे, विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर जी, और जिन्होंने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना की थी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड दोस्तों, इसके शब्द से ही पता लग रहा है, अवलोकन विधि। अवलोकन शब्द का अर्थ है दोस्तों देखना, प्रेक्षण तथा निरीक्षण। ऑब्जर्व, आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना, देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण करना। दूसरे शब्दों में, कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। मतलब हर उस चीज को, बारीक चीज को देखना दोस्तों, जिससे उसका स्वाभाविक जो है, उसका मनोविज्ञान, उसके जो मानसिक क्रियाकलाप है, उनके बारे में हम पता लगा सके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में दोस्तों हम जानेंगे, इसे हिंदी में प्रयोगात्मक विधि बोलते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1879 विलियम वुंट ने लिप्जिंग प्रयोगशाला में की थी दोस्तों। इसके नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब जिस विधि में आप एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज का पता लगे, परीक्षण या जांचना। इस विधि का प्रयोगात्मक विधि का अर्थ है दोस्तों परीक्षण या जांचना, और इसकी शुरुआत किसने की थी, 1879 विलियम वुंट। हम प्रयोगात्मक विधि से क्रमबद्ध तथा प्रयोगात्मक ढंग से प्रयोग करते हैं, न कि अव्यवस्थित ढंग से। दोस्तों, हम सभी को पता है, जब हम स्कूल में अपने साइंस लैब में भी जाते थे तो एक क्रमबद्ध और प्रयोगात्मक ढंग से ही कार्य करते थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वे होते ही ऐसे ही हैं, क्रमबद्ध और प्रयोगात्मक ढंग से, ना कि अव्यवस्थित ढंग से दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की शुरुआत किसने की, 1879 विलियम वुंट ने, और इन्होंने लिप्जिंग में प्रयोगशाला की थी। ये आपने कल की वीडियो में जानना भी था दोस्तों। अगला है दोस्तों साइको एनालिसिस। कल भी दोस्तों आपने जाना था, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण जो है फ्राइड ने आरंभ किया था, सिगमंड फ्राइड, तो था दोस्तों जुंग और एडलर ने इसे विकसित किया, आगे जाकर मतलब बढ़ावा दिया।
तो दोस्तों शुरू से जानते हैं साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। इसमें क्या होता है दोस्तों, आदमी की अनकॉन्शियस एक्टिविटीज पर जोर दिया जाता है। आदमी बैठा तो यहाँ पर है और सोच कहीं और कर रहा है कि वो कैसे हुई और कोई चीज कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई, इसके बारे में जब कोई आदमी जानता है तो उसे अनकॉन्शियस चीज बोलते हैं। और सिगमंड फ्रायड ने अपने साइको एनालिसिस में इसी को जाना था। यह विधि व्यक्ति के विकास में बचपन के अनुभवों पर जोर देती है। इसकी सहायता से हम मन के विचारों तथा व्यक्ति के दोषों को जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपने जाना साइको एनालिसिस विधि जो है व्यक्ति के विकास में बचपन के अनुभवों, मतलब कोई भी चीज है, मान लो कोई बच्चा डर रहा है तो वो क्यों डर रहा है, उसको बचपन में किसी से डर लग गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं, एक बच्चा है और वो किसी जानवर से डरता है, तो सिगमंड फ्रायड से आपने बोला कि जरूर वो बचपन में उस जानवर से डरा होगा या फिर उस जानवर ने उसको काट लिया होगा। तो इन अनुभवों पर, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज, उसकी जड़ पर सिगमंड फ्रायड ने जाने का प्रयास किया। इसकी सहायता से हम मनुष्य के मानव के विचारों तथा व्यक्ति के दोषों को जान सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ये था। अगला मेथड दोस्तों सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि। दोस्तों इसके मेथड से ही पता, नाम से ही पता लग रहा है सर्वे मेथड। इसमें सर्वे करना पड़ता हो, जैसे जनगणना वाले करते हैं हमारे यहाँ पे जो डाटा लेके जाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वेक्षण विधि में हम वर्तमान क्रिया के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला था कि सर्वे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। इस विधि द्वारा आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक सर्वेक्षण किए जाते हैं दोस्तों। हम एक अगर किसी जगह का, मान लो अगर एक अमीर बस्ती है और एक थोड़ी नॉर्मल बस्ती है, तो उसके अगर सर्वे करना है तो उसकी हर एक चीज़ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक। दोस्तों आपको ये तो पता लग गया होगा कि किसी भी आदमी का विकास हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट से होता है। हेरिडिटी ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं इन्वायरमेंट में? आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक सर्वे, जो ये फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन सब का सर्वेक्षण कलेक्ट किया जाता है, मतलब इन सब का डाटा कलेक्ट किया जाता है। जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना होता है उससे संबंधित सभी आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिनके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दोस्तों। तो ये तो बहुत ईजी था दोस्तों, आप इसके नाम से भी जान गए होंगे, सर्वे मेथड, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे जनगणना वाले करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला मेथड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, प्रतिनिधिक समूह अध्ययन। दोस्तों इसके नाम से ही पता लग रहा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ के देखते हैं। इसमें एक ही समय में विभिन्न आयु के बालकों के अलग अलग समूह को चुनकर उनकी विशेषताओं को एक साथ मापन किया जाता है दोस्तों। दोबारा जानते हैं कि इसमें जो है अलग अलग आयु के बच्चों को कलेक्ट कर लेते हैं, अलग अलग आयु और अलग अलग समूह, मतलब कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, सभी को इसमें कलेक्ट कर लेंगे। छोटे छोटे मतलब बच्चे ले आएंगे और उन सभी की हरकतों को नोट करेंगे। तो ये दोस्तों समूह में एक विशेषता को मापन किया जाता है, जिसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, मतलब अलग अलग आयु के बच्चों के उनको देखते हैं, मेजर करते हैं दोस्तों कि अलग अलग आयु में क्या बच्चा वही डिसीजन ले रहा है जो छोटी आयु में ले रहा है, वही बड़ी में ले रहा है। तो इन सब का एनालिसिस करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किस आयु के बालक में कौन सी विशेषता अधिक या कम होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्रॉस सेक्शनल में हमने जाना कि क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, विभिन्न आयु के बालकों को अलग अलग समूह, मतलब अलग अलग एज के बच्चों को हम ले आते हैं, फिर उसको एक टास्क दिया जाता है, फिर हम देखते हैं कि क्या बच्चा एक ही टास्क को अलग अलग उम्र में क्या क्या सोचता है और क्या क्या डिसीजन लेता है। तो इन सब के बारे में हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जाना दोस्तों। अगला मेथड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। दोस्तों जो हमारे क्रॉस सेक्शनल थे और जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल, इन दो में कंफ्यूजन होती है। क्रॉस सेक्शनल में आपने जाना कि अलग अलग आयु के बच्चों को, अलग अलग समूह को एक ही जगह पर सबको निरीक्षण करते हैं, और इसमें आप जानेंगे लॉन्गिट्यूडनल में इसमें सिर्फ एक बच्चा लेंगे और उसको पूरी जिंदगी उसको ऑब्जर्व करेंगे। पहले जैसे 6 साल तक ऑब्जर्व करेंगे,
फिर 8 साल तक करेंगे, फिर 9 साल तक, फिर मतलब 6, 8, 10, 12 ऐसे थोड़े थोड़े उम्र पर उसकी हर एक हरकतों को नोट करेंगे और उसमें एनालिसिस करेंगे कि बच्चा किन किन एज में, मतलब इस पर्टिकुलर बच्चे ने इस उम्र में क्या क्या डिसीजन लिए, क्या क्या चेंज आए, क्या क्या हार्मोनिक चेंज आए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चलो स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देंगे, इसमें एक ही बालक की तथा बालकों के समूह कि किसी निश्चित विशेषता तथा विशेषताओं का मापन भिन्न भिन्न आयु में कई बार किया जाता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक पर्टिकुलर चीज को देखते हैं, पूरी उम्र उस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें दोस्तों आपने देखा था क्रॉस सेक्शनल में, इसमें एक ही समय विभिन्न आयु के विभिन्न समूह, मतलब एक समूह बना दिया। मान लो ये एक समूह है और इसमें एक 2 साल का, एक 4 साल का, एक 6 साल का, एक 8 साल का, एक 12 का, एक 20 का, एक 30 का, और एक काम बता दिया। तो इसमें ऑब्जर्व करेंगे 2 साल का बच्चा क्या डिसीजन ले रहा है, 30 साल का बच्चा क्या डिसीजन ले रहा है, और 16 साल का बच्चा क्या डिसीजन ले रहा है, ये ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में एक बच्चा है सिर्फ, उसको पूरी जिंदगी ऑब्जर्व करना है, क्या उसमें चेंज आया, कैसे कि वो सोचता है। तो ये है दोस्तों आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं केस स्टडी की। दोस्तों आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे कई स्टूडेंट्स तो, कि केस स्टडी का मतलब है एक ही व्यक्ति को उसकी पूरी जिंदगी को गहनता से अध्ययन करना। चलो दोस्तों इसमें पढ़ते हैं, इसमें किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक गुणों के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास, पूरी जिंदगी का गहनता से अध्ययन करते हैं। दोस्तों इनमें विभिन्न विधियां हैं, साक्षात्कार अवलोकन, इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चनेयर मतलब प्रश्नावली, वो एक क्वेश्चन की लिस्ट दे देते हैं पूरी, यस या नो में जवाब देना होता है, उससे पता लग जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मतलब जो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ भी उसका मतलब साइकोलॉजिकल क्या वो सोचता है, क्या उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी का एक निरीक्षण करके आंकड़े तैयार करते हैं और हम पता लगाते हैं, इसकी पूरी केस स्टडी फाइल बोलते हैं। जब आप टीचर लग जाएंगे या किसी जॉब में जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पर आपको एक TLM भी बनानी पड़ती है और एक केस स्टडी फाइल भी बनानी पड़ती है दोस्तों। तो उसमें आप जानेंगे कि ये क्या होता है। हर बच्चे की केस फाइल बनती है दोस्तों, हर बच्चे की TLM और केस स्टडी फाइल बनती है। अब दोस्तों जानेंगे वर्टिकल स्टडीज में। वर्टिकल स्टडीज क्या है दोस्तों, वर्टिकल स्टडीज में आप छात्र के अध्याय, मतलब इसमें क्या होता है, जब छात्र पहले अध्याय के आधार पर दूसरे अध्याय को संबोधित करता है। दोस्तों आप इसके नाम से भी समझ गए होंगे, वर्टिकल मतलब एक लेवल पार किया दूसरे पे आया। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे, अभी एक प्रश्नावली से दूसरे प्रश्नावली को हल करना। मान लो हमारा चैप्टर है पहला, कोई भी चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहला 1.1 आएगा उसमें क्या आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले ये होते हैं और ये लाभ प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। दूसरे में आएगा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आने लग जाएंगी। तो ये दोस्तों जो पड़ाव होते हैं ना, पहले इजी फिर थोड़ा इजी, टॉपिक वही है लॉस एंड प्रॉफिट, उसके अंदर जो थोड़े थोड़े लेवल बढ़ते जाते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडीज। और दोस्तों हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसमें ही कंफ्यूजन रहती है। स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देंगे, वर्टिकल आपने समझा एक ही चीज को एक प्रश्नावली से दूसरी प्रश्नावली को जो हल करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्टिकल स्टडीज, उस मतलब जो हमारे मीडियम होता है वर्टिकल स्टडीज। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है दोस्तों, एक कंसेप्ट के आधार पर दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देना। जैसे दोस्तों आप समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, आप परसेंटेज का चैप्टर पढ़ लिया और उसी के बेस पे हम लॉस प्रॉफिट भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉस प्रॉफिट में परसेंटेज चैप्टर का थोड़ा सा भाग रहता है, क्योंकि हम सवाल निकालते हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो परसेंटेज चैप्टर मतलब जिसको आता है तो लॉस प्रॉफिट कर लेगा। तो दोस्तों एक चीज को दूसरी चीज से मतलब गेन करके सीखना। जैसे अगर मान लो आपको साइकिल चलानी आ गई तो आपको हैंडल का जो है बैलेंस बनाना आ जाएगा, तो आप बाइक का हैंडल संभाल सकते हैं, लेकिन आपको गियर लगाना सीखना पड़ेगा, तो वो है ओरिजेंटल। इसमें आपका कोई लेवल नहीं है, अलग चीज भी सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों परसेंटेज सीख लिया, लेकिन परसेंटेज से लॉस प्रॉफिट थोड़ी ना आता है, लेकिन लॉस प्रॉफिट में आपका जरूर परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्लियर है तभी आप लॉस प्रॉफिट सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा। कंफ्यूजन किस में होती है दोस्तों, वर्टिकल में और ओरिजेंटल में। वर्टिकल में क्या है, एक लेवल होते हैं कि पहले मान लो आपने छोटी साइकिल चलानी सीखी,
फिर आप बड़ी साइकिल चला रहे हैं और एक दिन आप बड़ी मतलब महंगे वाली 10-12 हज़ार की भाड़ा जो हमारी सबसे मतलब मोटे टायर वाली होती है वो चलाने लग गए, बैलेंस भी सीख गए और सारी चीज़ सीख गए। और ओरिजेंटल में होते हैं दोस्तों, इसमें हमारे एक टॉपिक को क्लियर करके दूसरे टॉपिक को क्लियर करते हैं, मतलब एक टॉपिक क्लियर हो गया उसकी हेल्प से दूसरा टॉपिक क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ये हमारा ओरिजेंटल स्टडीज़ है। दोस्तों आई होप आपको ये सारी जो हमारे जो थे साइकोलॉजिकल जो हमारे स्टडीज़ के जो मेथड थे, मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज़, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका होगा। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हमारी ब्रह्मास्त्र जो हमारी सीरीज चली हुई है इसकी तीसरी क्लास थी दोस्तों। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह आप नोट्स बना लें और अपनी जो कॉपी या रजिस्टर हैं उसमें आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल की जो अगली क्लासेज आने वाली हैं या फिर टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट होगी तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।